अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर्स है हमें जो थी वो रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप ज़रा जो है ना अपने ये जो IAS 12 है, इनकम टैक्सेस, इसके जो पास पेपर जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो कुछ ट्रबल कर रहे हैं। तो हमने कहा चले एक सेक्शन एक्स्ट्रा रखते हैं जिसमें हम ये जो है वो इसको कवर करेंगे। ठीक है जी। तो आज के सेक्शन में इंशाल्लाह ये 3 क्वेश्चन पिछले पास्ट पेपर में मैंने निकाले हैं, जो हम इंशाल्लाह जो है वो आज इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं वो आया है जून 17 में, आया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि रेलेवेंट है हमारा IAS 12 से। इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये जनाब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट वो इसकी पहले पढ़ लेते हैं क्या है। वो कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ गुडविल। आप इसकी गुडविल कैलकुलेट करें कि गुडविल कितनी है, एक चीज। और दूसरी चीज आपने निकालनी है डेफर टैक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ LG फॉर 31 दिसंबर 2016। तो हमें दो चीज इसकी रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि हमने इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है कि गुडविल कितनी है इसमें। ठीक है जी। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हम इसमें निकालेंगे कि डेफर टैक्स जो है वो क्या है। अब डेफर टैक्स हमें पता है दो चीजें हो सकती है, या तो वो डेफर टैक्स एसेट होगा या वो डेफर टैक्स लायबिलिटी होगा। तो हमने देखना है कि इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट हमारी हैं। तो इस दो रिक्वायरमेंट्स को हमने कब का निकालना है, किस डेट में निकालना है, 31 दिसंबर 2016 की जो इसमें क्लोजिंग है, रिपोर्टिंग डेट जो हमारी है, उस डेट पे हमने ये चीजें कैलकुलेट कर ली। तो हम जो है अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं जनाब यहाँ पे इस साइड पे जो है हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और इस साइड पे जो है हम इसकी डेफर टैक्स लायबिलिटी जो है इसकी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डेफर टैक्स एसेट नहीं आएगा, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें डेफर टैक्स लायबिलिटी वाई निकलेगी। हम साथ साथ जो है दोनों चीजें जो है वो जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2016 LG acquired 100% holding of PA Limited at consolidated as consideration of 2000 मिलियन। तो उसने 2000 मिलियन पे करके जो है उसको एक्वायर्ड किया है। तो अब उसको परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2000 मिलियन हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हमारी हमारी जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2000 मिलियन है। तो उसको हम गुडविल में रख लेते हैं। गुडविल के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसका तो कहता है जी इन कैश प्लस रिप्लेसमेंट अवार्ड एज डिस्कस इन 0.14। तो यहाँ पे एक इसने रिप्लेसमेंट अवार्ड को जो डिस्कस किया है, ये साथ उसने उसको पे किया है। तो इसको भी हम साथ ही जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि क्या चीज है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देख लेते हैं। कहता है PAL had outstanding implied shares options with a market based measurement of 140 million। उसके पास जो है उसने PL जो है, PL क्या है हमारा, हमारी एक सब्सिडी है। ठीक है ना जी। ये PL हमारी क्या है, सब्सिडी जो हमने एक्वायर्ड की 100%। इसने क्या किया, इसने एक इम्प्लाई शेयर बेस्ड पेमेंट जो IFRS 2 है, वहां पे उसने एक स्कीम शुरू की हुई थी। उसने कहा था कि मेरे साथ जो एम्प्लॉइज मेरे साथ काम करेंगे, जो एक फ्यूचर पीरियड तक मेरे साथ काम करेंगे, वेस्टिंग पीरियड कवर करेंगे मेरे साथ और रिजाइन करके नहीं जाएंगे, उनको जो है हम एक जो है वो शेयर अवार्ड करेंगे। और जब शेयर अवार्ड करेंगे तो हम उसको कितने पैसे, हम माई माई टोटल लाइबिलिटी कितनी बनेगी इस पीरियड में, वेस्टिंग पीरियड में, वो 140 मिलियन बनेगी। द शेयर ऑप्शन वर फुली वेस्टेड। अब वो कहता है ये जो है इसकी वेस्टिंग कंडीशन जो है पूरी हो चुकी है, जितने भी ईयर्स के लिए उसने रखा होगा वो ईयर उसके पूरे हो चुके हैं। एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन PAL outstanding share options were replaced by share option of LG with the market based measurement 140 million। उसने कहा कि उसने उसको रिप्लेस कर दिया, उसने इसको रिप्लेस किया। उसने कहा कि अब आपको जो है वो PL के जो है वो होल्डिंग शेयर नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा। ठीक है जी। जो पेरेंट्स कंपनी है उसने कहा कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स के साथ इस स्कीम को रिप्लेस कर रहे हैं विद एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 90 बिलियन। द रिप्लेसमेंट अवार्ड वर फुली वेस्टेड। तो उसने कहा कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो 90 मिलियन होगी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस।
हमेशा जो टैक्स वाले होते हैं वो इनकम टैक्स जो है, जो टैक्स लगाते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे लगाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए वहां पे उसने उसकी इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई है, वो जो 90 मिलियन है। ऑन 31 दिसंबर को क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द रिप्लेसमेंट अवार्ड हैज इंक्रीज टू 150 मिलियन। अब ये जो थी, ये आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसने कहा 50 मिलियन से इंक्रीज कर दी। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस ऑन द एक्सरसाइज डेट इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस। तो उसने जो आपका खर्चा है, आपका खर्चा कितना है, आपने कहा मेरा खर्चा 140 मिलियन है, तो वो टैक्स वाला अलाउ नहीं करता। वो कहता मैं क्या अलाउ करूंगा, मैं इंट्रिंसिक वैल्यू को अलाउ करूंगा। और कब अलाउ करूंगा, ऑन द एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट कब होगी, जब मैं उसको शेयर्स दूंगा। ठीक है जी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसका गुडविल पे क्या इफेक्ट होगा। ये जो टॉपिक है ये हमने अभी डिस्कस किया था अपनी कंसोलिडेटेड, अब हमारे लेक्चर देखेंगे तो उस लेक्चर के अंदर, मेरे सेकंड लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था हमने कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देखें कि इसमें जो है ये लायबिलिटी, जो जो हमारी सब्सिडी है, उसके उसकी बुक्स में एक लायबिलिटी आ रही है। शेयर बेस स्कीम क्या होती है, वो जस्ट मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ आपको। होता ही है कि हम कहते हैं कि ये ईयर 1 है, यहाँ से हमने कहा कि 2 3 4 5, 5 साल जब होंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, हमने कहा एक एम्प्लॉय को कि अगर आप मेरे पास रहेंगे, 5 साल तक मेरे साथ काम करेंगे, तो 5 साल के बाद मैं आपको एक नंबर ऑफ शेयर जो है आपको अलॉट करूंगा। तो वो जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होगी, मैंने कहा इस टोटल कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट की वो मेरी 140 मिलियन आएगी। और मैं इस 140 मिलियन को मैं हर साल जो है डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 5 पे डिवाइड करूंगा, और हर साल जो मैं इसको बुक करूंगा। और मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, और क्रेडिट क्या करूंगा, एक लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा। क्योंकि मैंने पे तो 5 साल के बाद करना है, तो हर साल मैं एक लायबिलिटी बुक करता रहूंगा। अब जब मैंने इस कंपनी को क्वाइट किया तो वहां पे 140 मिलियन की लायबिलिटी आ रही थी सब्सिडी की बुक में। क्यों, और उसने उसने कहा था कि वेस्टिंग कंडीशन पूरी हो चुकी है, इट मींस कि वो 5 साल का पीरियड जो था, जो उसका टेन्योर था, वो पूरा हो चुका है। अब वो लायबिलिटी पे करने का टाइम आ चुका है। अब वो लायबिलिटी जब मैंने उसको टेक ओवर किया, तो लायबिलिटी टेक ओवर की, तो वो हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते वक्त क्या करते हैं, 140 मिलियन जो हम इसमें ऐड कर लेंगे लायबिलिटी। एसेट्स को हम गुडविल निकालते वक्त माइनस करते हैं, जो हम टेक ओवर करते हैं। और लायबिलिटी जो होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी कंसिडरेशन में। तो इस गुडविल का इफेक्ट क्या आएगा इसमें, गुडविल का इफेक्ट ये आएगा कि इसको हम गुडविल के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्सेशन की, कि डेफर्ड टैक्सेशन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है जी। अब डेफर्ड टैक्सेशन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो कॉस्ट हमारी है 140 मिलियन है। ठीक है जी। अब हमारा एक्सपेंस 140 मिलियन है, लेकिन जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहता है कि मैं सिर्फ कौन सा एक्सपेंस अलाउ करूंगा, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कितनी दी हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 90 दी हुई है, ये वाली, जो कि इंक्रीज होकर 150 मिलियन हो गई है। ठीक है जी। तो इस पे जो है वो टैक्स में लगाएंगे, जो हमें फ्यूचर में जो है उसका हमें वो क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ठीक है ना जी, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा इस पे। अब कितना रेट, उस पर रेट क्या लगेगा, तो रेट इसने यहाँ पे नीचे दी हुई है हमें। वो कहता है जनाब, एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ एलजी एंड पीएल इज 25% एंड 35%। तो जो एलजी है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उसका जो रेट है वो आपका है 25%, और जो आपकी सब्सिडी है उसका रेट है 35%। तो हम बात कर रहे हैं सब्सिडी की। तो यहाँ पे सब्सिडी पे हम क्या करेंगे, इस पे हम कितना लगाएंगे, 25%। तो नेटिंग ऑफ 25% लेंगे, वो बनेगा आपका 22.50। तो ये क्या है, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। हमने ऊपर क्या लिखा कि हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर ये माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये ट्रीटमेंट जो था हमने इसका देखा। अब इसके अंदर एक ट्रीटमेंट और आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज कर रही है। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, आपने कहा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 150 हो चुकी है, पहले कितनी थी, 90 थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 जो है इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये 60 इंक्रीज होगी, इस पे कितना टैक्स आएगा, इस पे 25% टैक्स आएगा। ठीक है जी। इसका हम 25% लेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 15।
ठीक है जी। तो ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया अपने इस पैराग्राफ का, जो ये हमें एडजस्टमेंट दी थी कि उसके दोनों जगह डेफर टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। तो हमने कहा कि यहाँ पे इसका जो है वो डेफर टैक्स एसिड बन जाएगा, डेफर टैक्स एसिड बन जाएगा, डेफर टैक्स एसिड बन जाएगा, बल्कि इससे ही कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका डेफर टैक्स एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी जो मैक्सिमम जो इसका सोल्यूशन थी वो हमने साथ ही कर ली कि हमने देख लिया इसका डेफर टैक्सेशन में क्या इफेक्ट जाएगा और इसका गुडविल में क्या इफेक्ट जाएगा। चले अब हम वापस अपनी स्टार्ट में आए थे जहां से मैं स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे उसने कहा जी कि उसको जो है पीसी परचेज कंसिडरेशन में उसने कहा था हमें कैश दिया और कुछ हमें एक एडजस्टमेंट दी थी जो हमने सॉल्व कर ली। अब वो कहता है कि एलजी आल्सो पेड 20 मिलियन टू इट्स बैंकर एंड लॉयर्स इन कनेक्शन विद द डील। तो ये जो है ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन को ध्यान में लाएं तो वहां पे हमने बात की थी कि जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो खुद आपको खर्चे करने पड़ते हैं। वो सारे खर्चे क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ पी एंड एल हो जाता है। आईएफआरएस सी हमें क्या कहता है कि जितने भी खर्चे आप करेंगे कंसोलिडेशन करते वक्त वो सारे के सारे खर्चे आपके पी एंड एल को चार्ज हो जाएंगे, एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। उसका उससे उसको गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और उसका डेफर्ड टैक्स सेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, अगर स्टैंडर्ड में अलाउ करता है कि आप आईएफआरएस 9 में जाके आप देख लें, अगर वहां पे इसको कैपिटलाइज कर सकते हो आप कर लें। लेकिन कंसोलिडेशन में करते वक्त इसको जो है हमने एक्सपेंस आउट करना है। तो अभी जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल और डेफर्ड टैक्सेशन, तो इसमें कोई फैक्स का इफेक्ट नहीं होने वाला, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। आगे कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पाल टुगेदर विद देयर कैरिंग वैल्यूज एंड टैक्स बेस ऑफ एक्विजिशन डेट इज गिवन बिलो। वो कहता है फेयर वैल्यू भी दी हुई है आपको, आपको कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है और आपका टैक्स बेस भी दिया हुआ है। तमाम एसेट उसके उसने आपकी जो सब्सिडीज हैं वो दी हुई हैं। हमें पता है कि जब भी हम सब्सिडी के जो एसेट्स टेक ओवर करते हैं वो किस पे करते हैं, हम फेयर वैल्यू पे करते हैं। तो हमारा कंसर्न किस वैल्यू पे रहेगा, हमारा कंसर्न इस वैल्यू पे रहेगा। हम जब कंसोलिडेट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, फेयर वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी। उसके साथ हमें उसने उसने हमें कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है, हमें उसने उसके साथ का टैक्स बेस भी दिया हुआ है। अब पहली बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एबिलिटी के पीपी की बात करें तो पीपी आप देखें कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। उसकी फेयर वैल्यू जो उसने दी हुई है वो दी हुई है 1532, राइट जी। और उसका टैक्स बेस कितना दिया हुआ उसने 887 दिया हुआ है। अब देखें कि उसकी जो है कैरिंग अमाउंट कितनी है। तो हम एक कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस लें, इसको भी अब इग्नोर करते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, अभी इसकी में जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना आया। हम 1535 में से 12,459 को माइनस करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 273 आ जाता है। ठीक हो गया जी। अब ये क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी। जब फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी टैक्स वाला डिपार्टमेंट जो है वो अभी इस पे इफेक्ट नहीं लेगा, वो कहता है बाद में लेंगे। अब क्या हुआ, जब वैल्यू बढ़ेगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी। इस इंक्रीज से क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी और हमारा रेट क्या है 35%। ठीक है जी। तो हमारा रेट 35% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 95.55 जो है आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। जब भी आपकी फेयर वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में जो है आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आज अभी टैक्स पेमेंट आपसे बात नहीं कर रहा। तो हमने कहा हमारी जो लायबिलिटी जो एसेट बढ़ा, जितने से बढ़ा उसका 35% जो है वो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है लायबिलिटी जो हम जनरेट कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरे में आए, यहाँ पे देखें, इसको इग्नोर कर दें आप, इसका आप डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ इसका डिफरेंस आएगा 123 कितने परसेंट, 35%। इसका 35% लेंगे तो ये आ जाएगा 43.05। तो ये भी क्या है आपका, आपकी वैल्यू बढ़ गई है तो क्या होगा, आपको आपको फ्यूचर में एक लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, बराबर ही है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं काट ही देता हूँ कि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमारा सेम ही है। अब यहाँ पे देखें ये भी सेम है तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्यूशन में, तो इसको मैं काट देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे वैल्यू सेम है तो हमें यहाँ पे कोई डेफर्ड टैक्सेशन नहीं आएगी। ठीक हो गया जी। तो ये तो इसका टोटल है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी काट देते हैं। अब आप आ जाए लाइब्रेरी साइड। अब लाइब्रेरी साइड में क्या होगा, पहला तो
केस आपका क्लियर है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसको काट दें। दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, 60 से 70 से 60 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ गई आपकी, ये आपकी बढ़ गई 43 बढ़ गई एट द रेट ऑफ 35%। कितना हो गया, 15.05। अब आप ये देखें, जब लाइबिलिटी आपकी बड़ी है, ठीक है, जब आपका एसेट इंक्रीज हुआ था तो आपने कहा लाइबिलिटी है, तो जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे आप कहेंगे ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके ऑपोजिट है। ठीक है जी, तो वहां हमने एक्सप्लेन कर दिया था लाइबिलिटी बनी कैसे बनी, तो यहाँ पे क्या आपको रिफंड मिलेगा फ्यूचर में, तो क्या होगा, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, इसको मैंने माइनस में कर दिया। ठीक हो गया जी, तो ये आपकी एडजस्टमेंट जो है, बाकी जो है आपकी ये कोई चेंज नहीं हुआ, इसको आप काट दें, ये आपका टोटल, इसको आप काट दें, इसकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने इस एडजस्टमेंट्स को, जो आपकी फेयर वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई थी, उसका आपने इफेक्ट ले लिया कि आपका डेफर्ड टैक्सेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसका गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जो आपके पास एसेट्स आए हैं, ठीक है जी, वो आपकी गुडविल में एसेट्स, आपकी जितना आपका कैश आपके पास आया है उसमें से आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। गुडविल का आपको फार्मूला भी मैंने किया था ना, टोटल कैश कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी की आपने से, उसमें माइनस करेंगे आप जो आपके पास एसेट्स आए हैं फेयर वैल्यू पे, और आप ऐड करेंगे जो लायबिलिटीज आपके पास आई हैं फेयर वैल्यू पे। तो लायबिलिटीज कितनी आई है आपके पास, ये आपके पास लायबिलिटी चाहिए, तो ये आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे अपनी गुडविल में। ठीक हो गया जी, तो इस एडजस्टमेंट का भी जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट था हमारा डेफर्ड टैक्सेशन में, और जो ट्रीटमेंट था हमारा गुडविल में, वो हमने कर लिया और हमें समझ भी आ गया। चलो जी, अब आप आगे चलते हैं। कहता है ये अदर इंफॉर्मेशन दीजिए रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ पाल। अदर इंफॉर्मेशन बस क्या दी हुई उसने, वो कहता है जनाब, द एलजी रिकॉग्नाइज डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली इंकर्ड इन पाल। उसने कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट की थी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किए थे, एंड इंटेंजिबल एसेट्स at the fair value of 153 million. PAL has charge of these costs in 2014। ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं, ये बात कर रहा है आपसे IAS 36 अगर पढ़े इम्पेयरमेंट का, तो वहां पे डेवलपमेंट कॉस्ट का जिक्र होता है। उसको आप क्या कहता है, वहां पे कुछ कंडीशन दी हुई है, 7 कंडीशन दी हुई है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आप डेवलपमेंट कॉस्ट को इंटेंजिबल एसेट्स बना सकते हैं। IAS 36 आपको कह रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एलजी कहता है कि जो पाल है उसने उसके पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो डेवलपमेंट कॉस्ट उसने ली हुई है, उसको इंटेंजिबल एसेट्स बनाए हुए हैं, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है आज, 153 मिलियन आ रही है। तो हमें तो फेयर वैल्यू से ही कर्ज है, हमें तो फेयर वैल्यू लेनी है, तो इस फेयर वैल्यू ले लें आप। तो वो कहता है 153 मिलियन फेयर वैल्यू है। तो आप ये देखें, ये जो फेयर वैल्यू आ रही है, इस पे फ्यूचर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कि या टैक्स रिफंड लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपका इंटेंजिबल एसेट सही है। ठीक है जी, तो क्या होगा, आप एक एसेट को ऐड करेंगे अपने पास, तो फ्यूचर पे क्या होगा, फ्यूचर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी आपकी 153 इंटू 35%। तो 153 का 35% आप लेंगे तो ये आ पाएगा 53.55। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास एसेट आपके पास आया है, तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं, आप एसेट को गुडविल में से माइनस करते हैं, आप ऐसे माइनस करते हैं। ठीक हो गया जी, ये जिसमें मेरी क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं जी। A contingent liability of 39 million is appearing in the financial statement of PAL. LG legal advisor estimated that the PAL likely to pay 25 million to settle the claim। वो कहता है कि एक contingent liability है। अब contingent liability जो है वो IAS 37 की बात कर रही है। ये कौन सा किस में आएगा, ये IAS 37 में आएगा। IAS 37 में कहता है कि contingent liability जो है उसका आप डिस्क्लोजर दिखाएं। लेकिन IFRS 3 क्या कहता है, कंसोलिडेशन वाला, वो कहता है कि सर आप उस इसको डेविएट करें, आप IAS 37 की बात मत माने। IAS 37 नहीं है ये, हाँ IAS 38 है। वो कहता है IAS 38 की बात, सॉरी लाइब्रेटरी है, IAS 36 37 ही है। तो वो कहता है 37 की बात ना माने, आप क्या करें, आप जो है वो फेयर वैल्यू पे जो है एक लाइब्रेरी बुक करें। ठीक है जी, तो वो कहता है ये 25 बिलियन जो आपको श्योर है कि आपको देना पड़ेगा, तो आप इसको लाइब्रेरी को बुक करें, आप कॉन्टीजेंसी ना खाएं। तो जब लाइब्रेरी बुक होगी तो क्या होगा, आपका परचेस गुडविल निकालते हुए उस लाइब्रेरी को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो जब आपकी लाइब्रेरी आपके पास आएगी तो उस लाइब्रेरी पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा।
ठीक है जी, तो उसका टैक्स कितना बनेगा 25। सर यहाँ वो मेरे जहन में आ गया था कि आई स्टार्ट 7 ही है, वो मैं वैसे कंफ्यूज हो गया था, शायद ये इम्पेयरमेंट का नहीं है, लेकिन आई स्टार्ट 7 ही आया। थैंक यू। अच्छा जी, तो हम बात करते थे कि ये जो आपकी इसकी लाइबिलिटी जो है 25% जो है इस पे टैक्स आएगा इंटू 35%। अब ये टैक्स क्या आएगा, क्या ये डेफर टैक्स एसेट है या ये आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी है? ये आ जाएगा 8.75, इस पे डेफर टैक्सेशन आएगी। अब आपने क्या किया, आपने एक लाइबिलिटी दी, ठीक है जी, उस लाइबिलिटी पे हमने कहा कि आपको जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है जी। अब वो टैक्स क्या होगा, आप एक लाइबिलिटी शो कर रहे हैं 25 मिलियन की अपनी बुक्स के अंदर, उस लाइबिलिटी पे आपको फ्यूचर में टैक्स लगेगा, वो टैक्स आपको देना है कि लेना है गवर्नमेंट से? आप देखिए ऊपर लाइबिलिटी आपने ली है, ये देखें आपने यहाँ पे लाइबिलिटी ली थी, इसका टैक्स क्या था? तो सेम चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होगा, इसको मैं माइनस पे कर देता हूँ। तो जब आप लाइबिलिटी शो करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे आप एक डेफर्ड टैक्स एसेट शो करेंगे और उसको आप डेफर्ड टैक्स एसेट को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो इसके भी दोनों ट्रीटमेंट जो है हमारे हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब पाल हैज असेस्ड बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 940 मिलियन, उसके पास लॉसेस कितने हैं, 940 मिलियन के लॉसेस पीछे से लेके आया है वो। It is estimated that the Paul would be able to utilize only 500 million. Only LG expect that losses 300 million can be used against future tax profit. उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे लॉसेस 940 के आ रहे हैं, लेकिन मैं 500 तक यूटिलाइज कर लूंगा। लेकिन जो मदर कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो कहता नहीं भाई, हमारा आइडिया क्या है कि हम 300 तक के जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मदर पेरेंट की कंपनी की बात मानेंगे और हम कहेंगे 300 जो आपके टैक्सेस हैं उसका कितने परसेंट है, उसका 35% आप लेंगे, तो वो आपका बन जाएगा 75। अब ये 75 क्या है, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्योंकि ये आपने आपने गवर्नमेंट से क्लेम लेना है, ठीक है जी। तो ये 75% जो है आपका आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है, इसको आप माइनस में शो कर देंगे, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, ये बस जजमेंट कर ली हुई है। अब हम बात करेंगे एडिशन इन्फॉर्मेशन की। एडिशन इन्फॉर्मेशन पर बस क्या है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बाय एलजी एंड, ये इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन जो है वो इनकर्ड हुई आपस में, इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसमें देखें जी, आपका क्या हुआ है, आपने 520 मिलियन की जो उसको एलजी ने उसको पी को सेल की है, उसमें उसने कहा इंक्लूड अब इन बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में आपको कितनी पड़ी हुई है, 80 पड़ी हुई है, ठीक है जी। 80 आपका पड़ी हुई है और उस पर प्रॉफिट कितना है 20%, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें कि उसका उसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20% ऑफ सेल है, तो सेल का 20% है, तो ये भी सेल प्राइस पड़ी हुई 80 और 140, तो इसको आप क्या करेंगे, इसका 20% ले लें और उस पर टैक्स कितना है आपका 35%, ठीक हो गया जी। तो आप क्या करेंगे आप, क्योंकि प्रॉफिट सेल प्राइस पे ही है और ये जो मैं इन्वेंटरी में जो चीज पड़ी हुई है वो भी सेल प्राइस पड़ी हुई है, तो उस पर उसी का परसेंटेज ले लें, 80 का 40% और 40 का 115%, और उस पर टैक्स कितना आपका 35% टैक्स है आपका, तो वो आप लेके कितना बनेगा आपका 4.6 और 5.25। अब ये देखें कि ये क्या चीज है, ये डेफर टैक्स एसेट है कि डेफर टैक्स लायबिलिटी है, ये हमने डिसाइड करना है, ठीक है जी। तो आप प्रॉफिट कम कर रहे हो, राइट, तो फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको इस पे एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका डेफर टैक्स एसेट बनेगा। तो एफ को हम माइनस में कर लेते हैं। ये माइनस में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई थी डेफर टैक्स लायबिलिटी की, ठीक है। जब मेरा डेफर टैक्स लायबिलिटी निकलेगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, और जब मेरा डेफर टैक्स एसेट निकलेगा तो मैं माइनस करूंगा, इसलिए माइनस कर रहा हूँ ये। अगर आप ऊपर डेफर टैक्स एसेट लिख देते हैं तो आप उल्टा कर लेंगे, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्चुअली चलना है कि ये नहीं करना है कि पता नहीं सर क्यों माइनस करी जा रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है, उस हेडिंग ये की दोनों 35% है। हाँ जी, नहीं एक मिनट, ये 35% नहीं है, ये 25% है, उसके उस पर 25% है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो थी एडजस्टमेंट जो थी हमारी, ये क्लियर हो गई कि आपने कैसे प्रॉफिट निकालना है, इस पर इसका गुडविल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
आगे चलते हैं जी। अगली एडजस्टमेंट हमारी आई, वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2016 एलजी एक्वायर्ड 30%, उसने 30% शेयर होल्डिंग के लिए ऑफ अनलिमिटेड की एट अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 165 मिलियन। उन्होंने 165 मिलियन पे किया, और आपकी 30% इन्वेस्टमेंट जो होगी तो एसोसिएट बनेगी आपकी। एसोसिएट जब बनेगी तो उस पर इक्विटी मेथड, अब उसको जो कंसोलिडेशन के लिए हम इक्विटी मेथड लगाएंगे, तो इस पे इक्विटी मेथड लग रहा होगा IAS 28 में। 2006 में क्या हुआ, एंड रिपोर्टेड नेट इनकम 50 मिलियन, उसने 50 मिलियन की नेट इनकम शो कर दी। अब क्या हुआ, आउट ऑफ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड उन्हें 20 उसमें उसको डिविडेंड भी पे कर दिया। अब उसने क्या किया, एलजी प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ 40%, उसने कहा 40% सेल कर देंगे टोटल शेयर होल्डिंग इन जून, अगले साल जून तक जो है ना। अभी हम 31 दिसंबर 2016 की बात कर रहे हैं, उसने कहा 2017 में जाके मैं इसको सेल भी कर दूंगा। अब होता क्या है इक्विटी मेथड पर, क्या होता है इक्विटी मेथड की अगर आप अकाउंटिंग देखें, तो इक्विटी मेथड में क्या करता है कि जैसे ही आप पहली एंट्री पास करते हैं, तो पहली एंट्री आप क्या पास करते हैं आपने जब इन्वेस्टमेंट की तो आपने क्या एंट्री की, आपने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। तो इसने 165 मिलियन की एंट्री की होगी यहाँ पे, जब इसने इन्वेस्टमेंट की होगी। अब क्या हुआ, उसने प्रॉफिट दिया, जैसे वो प्रॉफिट देगा हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो है वो पेरेंट जो है अपने बुक में एंट्री पास कर लेगी 50 मिलियन से। ये इक्विटी मेथड आपको ये कहता है। और जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आप तीसरी एंट्री पास कर लेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कैश को डेबिट कर लेंगे और आप क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 20 मिलियन से। तो ये एंट्रीज होती है जो आप पास करते हैं जब आप कंसोलिडेशन करते हैं। ठीक है जी। कंसोलिडेशन कब करते हैं, इक्विटी मेथड से करते हैं, ये आपका इक्विटी मेथड है। अंडर IAS 28, तो एसोसिएट को आप IAS 28 जो 28 के तहत आप इक्विटी मेथड लगाते हैं। अब ये आप NTS पास करते हैं जब आपने, जैसे आपको ये पता लगता है कि उसने आपको प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ जो हमारा सिनेरियो दिया हुआ है, हमारे सिनेरियो बात ये कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको 50 मिलियन तो मिलेगा, लेकिन इस 50 मिलियन में से 20 मिलियन आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 मिलियन बचा। अच्छा, अब टैक्स वाला क्या करेगा इस पे, क्या टैक्स वाला यहाँ पे हमें टैक्स चार्ज करेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा है, वो टैक्स वाला आपको प्रॉफिट इस पे टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, मुझे ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है और मैं अनरियलाइज प्रॉफिट पे आपसे टैक्स नहीं लूंगा। वो कब टैक्स लेगा, जब आपको एक्चुअल डिविडेंड मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो जब आपको एक्चुअल डिविडेंड मिलेगा, जैसे यहाँ पे 20 मिलियन में मिला है, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कहाँ जाएगा, वो करंट टैक्स में जाएगा, करंट टैक्सेशन में जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम जो निकाल रहे हैं, हम डेफर्ड टैक्सेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 20 का एक इफेक्ट जो है मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है जी, क्योंकि 20 पे क्या लगेगा, 20 पे सीधा टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स लग जाएगा। वो करंट टैक्सेशन हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डेफर्ड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो डेफर्ड टैक्सेशन के लिए क्या चाहिए हमें, डेफर्ड टैक्सेशन जो है इसका डिफरेंस, जो 30 मिलियन अभी नहीं मिला है आपको, जिसपे अभी टैक्स नहीं लगाया टैक्स वाले ने, उस पे फ्यूचर में टैक्स लगेगा, तो उस वो डेफर्ड टैक्सेशन जो है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है 20 मिलियन, इस पे करंट टैक्सेशन है, तो करंट टैक्सेशन हम जब हम कर रहे होंगे तब हम उसमें टैक्सेशन ऐड कर लेंगे। तो अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम डेफर्ड टैक्सेशन की बात करेंगे। और दूसरी बात, जो गुडविल की हम बात कर रहे थे, तो गुडविल के से कोई लिंक नहीं है, गुडविल हमेशा सब्सिडी में निकलती है, एसोसिएट में गुडविल नहीं निकलती, तो गुडविल में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। इसका इफेक्ट जो है डेफर्ड टैक्सेशन में जो वो सिर्फ 13 मिलियन का डिफेक्ट आएगा। अब उसके लिए अब अगर देखें 30 मिलियन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उसने दी हुई है, उसने कहा 40% जो है उसने डिस्पोज ऑफ कर देना है। वो 30 मिलियन कब मिलना है, वो नेक्स्ट ईयर में मिलना है, 2017 में, 2018 में, 2020 में कहीं जाके मिलेगा। तो वो कहता है ये आपको जो 30 मिलियन मिलना है, उसको हमने तो 40% में भेज देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 30 मिलियन के 2% हो गए, इसके 2% हो गए। हमने कहा 30 मिलियन जो मिलेगा, जो प्रॉफिट है, उसमें हमारा शेयर कितना है, हमने 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है दोनों जगह। अब एक जगह हमने कहा कि 40% जो है वो हम सेल कर देंगे और 60% जो है वो हमें डिविडेंड मिलेगा। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 40% हम सोल्ड आउट कर देंगे। तो जब सोल्ड आउट कर देंगे तो 40% तो जो है हमें क्या मिलेगा, हमें हमें सेल करके पोर्शन मिलेगा। ठीक है जी, वो हम कहेंगे ये कैपिटल गेन होगा। ये प्रॉफिट कैसे रियलाइज होगा, ये प्रॉफिट हमें थ्रू कैपिटल गेन रियलाइज होगा। और ये प्रॉफिट कैसे रियलाइज होगा, ये हमें डिविडेंड की उससे होगा।
ये प्रॉफिट हमें थ्रू डिविडेंड रियलाइज होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। जो 30% आप करेंगे तो आपका आएगा 3.6 आएगा, और ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 5.4 मिलियन। तो ये कैसे आया, एक एक जो है हमें सेल करने से आएगा, एक हमें कैसे आएगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। तो इस पे आप टैक्स रेट दिए हुए हैं, उसने का जो कैपिटल गेन है उसमें 17% है, और डिविडेंड पे कितना है आपका 12.5% टैक्स। तो डिविडेंड में आपका कितना है 12.5% है, और इस पे कितना आपका 17.5% है। तो ये आपका कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा 0.63, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.68। ठीक हो गया जी। अब ये क्या है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ जाके इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमने कैलकुलेट कर दी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सीधा 0.63 और 0.68। अब ये क्या चीज है, इस पे हमने टैक्स, हमें 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 ये हमें डेफर्ड फ्यूचर में टैक्स देना है कि हमें 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 बेनिफिट मिलना है। तो अगर मैं हमें बेनिफिट देना है, तो ये हम आपका डेफर्ड टैक्स जो है वो एसिड, डेफर्ड बेनिफिट मिलना है तो डेफर्ड टैक्स एसिड है, और अगर देना है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये क्या चीज है। ठीक है जी, अब हमने देखा कि ये क्या चीज है, कि ये हमें अनरियलाइज प्रॉफिट है हमारा, जो फ्यूचर में हमें रियलाइज हो रहा है। ठीक है जी, तो फ्यूचर में जब ये प्रॉफिट में मिलेगा तो क्या हम इस पर टैक्स देंगे, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी या टैक्स नहीं लेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि ये जो है आपका, ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा आपका। ठीक है जी, इस पे आपको फ्यूचर में टैक्स देना है। ठीक है जी, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे उससे टैक्स रेट दिए हुए आपको, वो हमने यूज कर लिए में सारे। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अब इस सारा को आप जमा करें, तो ये गुडविल में देखते हैं कोई चीज मिस तो नहीं होगी। 2000 आ गया, 1000, 3600 आ गया, 1800 आ गया, 153, 25 आ गया, 140 आ गया, 140 आ गया आपका, और आपका टोटल आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हाँ, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी टोटल, पहले आपके यहाँ पे इसको करेंगे आप कि आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, वो आपकी बनेगी 98.01। ये जो है इसमें से आपका ये टोटल आपका बना है, यहाँ तक आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। सॉरी, यहाँ तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी, वो बनेगी 70.85। इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, ये आपका गुडविल में जाएगा, और यहाँ पे आपकी गुडविल का टोटल हो जाएगा 352.85। ठीक है जी, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका आपका टैक्स है, कि ये आपका डेफर्ड टैक्सेशन है, ये आपकी करंट टैक्सेशन है जो आपने फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, इसको आप जो है ना माइनस में रखें, क्योंकि ये आपकी ये टैक्सेशन में आ रही है। तो ये आपका टोटल बन जाएगा 98.01। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका 2000 जून 2018 में एक क्वेश्चन आपका आया है, और एक आपका क्वेश्चन आया है जून 2019 में। तो पहले हम 18 वाला करते हैं, फिर हम 19 वाला करेंगे, तीन ही क्वेश्चन में टोटल करने हैं। चलो जी, तो 2018 का क्वेश्चन हम करने लगे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है प्रिपेयर नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन EL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। वो कह रहा है जी आप बताएं कि करंट टैक्सेशन क्या होगी आपकी। अब यहाँ पे करंट टैक्सेशन भी आपने निकालनी है, और आपने इस पर डेफर टैक्सेशन भी निकालनी है। डेफर टैक्सेशन में दो ही चीजें होंगी, डेफर टैक्स एसेट होगा या डेफर टैक्स लायबिलिटी होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी करंट टैक्सेशन, यहाँ पे हम निकालेंगे डेफर टैक्स एसेट्स या डेफर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी,
दोनों चीजें हम साथ साथ निकालेंगे। कहता है जनाब EL is in process of finalizing its financial statements for the year ended 31st December 2017. The following information has been gathered for preparing the disclosure relating to the taxation. कहता the profit for the profit before tax for the year is necessary 103 million. तो आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका है जिसपे आपका टैक्स लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया आपका 103 आ गया। तो ये आपका पोर्शन जो है आपका आपका करंट टैक्सेशन में आ जाएगा कि इस पे आपने टैक्स लगाना है। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है जी? एक्सपेंस इंक्लूड, एक्सपेंस में क्या इंक्लूड है? कहता डोनेशन ऑफ 12 मिलियन नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, अलाउड नहीं है तो आप इसको प्रॉफिट में ऐड कर लें, ये टैक्स पर्पस अलाउड नहीं है। उसका कहता है अक्रूवल्स ऑफ 30 मिलियन विच विल बी अलाउड इन टैक्स ऑन पेमेंट बेसिस। वो कहता है अक्रूवल्स भी अलाउड नहीं है, टोटली अलाउड नहीं है, अलाउड है जब पेमेंट होगी। ठीक है जी, तो जब पेमेंट होगी तब वो आपको टैक्स का बेनिफिट देगा। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो क्या होगा? एक डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। कितना बनेगा? 30 मिलियन का टैक्स रेट क्या है? तो टैक्स रेट जो है वो नीचे दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, ठीक है, वो नीचे दिया हुआ आप देख लेंगे। तो ये कितना आएगा? ये 9 मिलियन आएगा। यहाँ पे टैक्स रेट इसने नीचे दिए हुए हैं, ये रहा 2017 का 30% और 2016 का 35%। तो ये हम बात कर रहे हैं 2017 की, तो ये 30% आएगा, ये आपका आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है जी। अब उसने आपसे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट अगर गौर से पढ़े तो उसमें कहता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करना है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं P&L की। हमें क्या दिया हुआ? हमें P&L दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, और उसके अंदर देखना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा। हमने कहा कि यहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, और डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? आपकी आपका एसेट है, बैलेंस शीट में गया। अब उसका इफेक्ट P&L में क्या आएगा वो हमने यहाँ पे देना है इसको। हमने हम 9 मिलियन जो है ये क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी? मैं इसकी एंट्री पास करें हम अगर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट क्या होगा? P&L। तो ये एंट्री जो है, इस एंट्री में जो है वो P&L पे क्या इफेक्ट आएगा? P&L आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 मिलियन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। ठीक हो गया जी। तो P&L क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि हम P&L की बात कर रहे हैं, तो P&L को इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे चलते हैं जी। दूसरी एडजस्टमेंट की बात करता है वो, कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स गवर्नमेंट ग्रांट 10 मिलियन एंड डिविडेंड 4 मिलियन। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट टैक्सेबल व्हाइल डिविडेंड इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 10%। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट टैक्सेबल एंड द डिविडेंड जो है वो 10% टैक्स लगता है उस पे। तो टैक्स पे से सेपरेट ब्लॉक है, तो सेपरेट ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे? हम इसको दोनों को, डिविडेंड इनकम जो है, इनकम आपने ऐड की हुई है तो इस पर टैक्स ही नहीं है, इसको निकाल दें। और जो आपने डिविडेंड है इसको भी आप माइनस कर दें, यहाँ से इनकम में ना रखें, क्योंकि इस पर हम सेपरेटली टैक्स लगाएंगे। तो प्रॉफिट से इसको माइनस करते हैं। दोनों इनकम ऐड हुए थे, दोनों इनकम से हमने बाहर निकाल लिया, अपने प्रॉफिट को अपना कम कर लिया। ठीक है जी। और डेफर्ड टैक्सेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, इसका हम नीचे सेपरेट ब्लॉक में इसका टैक्स लगा देंगे। ये भी हो गई, तीसरी एडजस्टमेंट भी हो गई। चौथी एडजस्टमेंट की बात करेंगे हम। कहता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस फॉर द ईयर एक्सीड हो गई फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन 20 मिलियन। तो टैक्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो अलाउड ही नहीं है, अब एड बैक कर ले। ठीक हो गया जी। चलें आगे चलते हैं जी। नंबर 5, ऑन 31 दिसंबर 2017 बिल्डिंग वर रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम resulting in a surplus of 60 million. Revaluation does not affect the tax profit. रिवैल्यूएशन जब होती है ना तो वो टैक्स वाला क्या करता है? उसका इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो यहाँ वाला क्या करेगा? टैक्स वाला कहेगा अभी इस पे टैक्स नहीं लेंगे हम,
तो डीवैल्यूएशन जब आपकी हुई होगी तो उसका जो इफेक्ट होगा वो टैक्स फाइल में तो लिया नहीं, आपने एंट्री क्या पास की होगी इसकी रिवैल्यूएशन की, जरा एंट्री हम बना लें। जब हमने रिवैल्यूएशन की होगी तो एंट्री क्या पास की होगी, हमने जो है एसेट्स को डेबिट किया होगा, पीपी को डेबिट किया होगा, क्रेडिट क्या किया होगा, ओसीआई को, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई ना, तो आपने ये एंट्री पास की हुई है। ठीक हो गया जी। तो इस एंट्री का इफेक्ट आपने क्या लेना है, अब तो पीएनएल की बात कर रहे हैं तो ओसीआई की बात ही नहीं कर रहे, तो पीएनएल में यहाँ पे इस तरफ तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये ओसीआई नहीं है, ये पीएनएल है। ठीक हो गया जी। अब आप बात कर लें इसकी कि इसकी डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो जब टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपकी क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, तो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, कितना बनेगा, 18 इंटू आपका रेट कितना है, 30%, सॉरी 60 इंटू 30%, ये आपका 18 आ जाएगा। तो ये 18 जो है आपकी लायबिलिटी बन गई। ठीक हो गया जी। अब ये डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटी की। अब एंट्री क्या बनाएंगे इसकी, आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे 18 से, और डेबिट क्या करेंगे, ओसीआई को। तो यहाँ पे डेबिट आएगा आपका, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका डेबिट है, डेबिट है, और डेबिट कहाँ पे है, ओसीआई में। पीएनएल में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। कहता हूँ 1 जनवरी 2017 ईएल ग्रांटेड 5000 शेयर्स ऑप्शंस टू 12 सीनियर एग्जीक्यूटिव conditional conditional upon the executive remaining in EL employment until 31 दिसंबर 2017। तो 2017 को उन्होंने कहा, और 2017 और 2018 तक 2 साल तक जो है उसने कहा कि आप हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे तो हम आपको जो है 5000 शेयर देंगे, पर एम्प्लॉय जो है वो तो आपको 5000 शेयर मिलेगा। द एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 20 पर शेयर है। ऑन द ग्रांट डेट ईएल एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू इज 180 मिलियन। उन्होंने कहा कि ग्रांट डेट पे यानी कि आज की डेट पे 1 जनवरी 2017 पे जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है शेयर्स की है, वो हमारी क्या है, 180 रुपए है पर शेयर है। और एक्सरसाइज प्राइस क्या है कि जब इसको शेयर मिलेंगे तो वो हमें हमें जो है वो डायरेक्टर जो है पर शेयर जो है 20 रुपए में पे करेंगे, कंपनी को पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 माइनस 20 160 जो है मेरा टोटल लॉस होने वाला है पर शेयर के हिसाब से। ठीक है जी। On 31st December 2017, it was estimated that 2 employees will leave before 31st December 2018। तो उसने कहा कि इसमें से चांसेस क्या है कि ये 10 नहीं रहेंगे, 20 नहीं रहेंगे, ये 10 हो जाएंगे, 2 बंदे जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 2017 जो है वो 150 है। तो वो कहता है 31 दिसंबर 2017 जो है पहले साल के एंड पे जो फेयर वैल्यू होगी है वो आपकी 150 होगी। एज पर टैक्स लॉ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द एक्सरसाइज डेट, वो कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो वही एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, आपका जो अपना एक्सपेंस है जो आप खुद बना के बैठे हुए हो कि ये पर शेयर जो मुझे 160 रुपए का लॉस होने वाला है, वो टैक्स में अलाउड नहीं है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउड है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, हमें पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है जी, ये आपकी फेयर वैल्यू है। और एक्सरसाइज प्राइस की आपकी 20 है, तो मैं कह सकता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आपकी है, 130 जो है पर शेयर जो है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है जी। तो आपकी अब इससे आपसे आपकी कॉस्ट कितनी बनेगी, अगर मैं आपका टोटल एक्सपेंस देखूं तो मैं कहता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 100 है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपने कितने बंदों को शेयर देने हैं, आप 10 एम्प्लॉइज को शेयर देने हैं और हर एम्प्लॉइज को आप 5000 शेयर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपका टोटल खर्चा निकल आएगा। इस टोटल खर्चे को मैं क्या करूंगा, 2 साल में डिवाइड कर दूंगा कि ये 2 साल का खर्चा है, 1 साल का खर्चा नहीं है, क्योंकि टोटल खर्चा निकला है 2 साल का। अब इसको मैं 1 साल का बुक करूंगा तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर लूंगा और मैं कहूंगा जी आपका 3.25 मिलियन जो है आपका खर्चा होगा 1 साल के अंदर। और इस पर टैक्स रेट क्या है, 30%। ठीक हो गया जी। तो ये कितना आ जाएगा आपका,
0.98 मिलियन। ठीक है जी। तो ये क्या आप क्या ये क्या वर्किंग, ये वर्किंग आप क्या कर रहे हैं, ये आपके डेफर्ड टैक्सेशन की वर्किंग हो रही सारी, ये सारी काम करने दो। तो ये आपके डेफर्ड टैक्सेशन की वर्किंग हो सारी, आपने डेफर्ड टैक्सेशन की वर्किंग कर ली पूरी यहाँ पे। करंट टैक्सेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में ही सारा काम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जब इसके 2 साल के बाद जब शेयर दिए जाएंगे तभी जो है इसके इस पे जो है वो हम इस पे टैक्स पे करेंगे। तो आज अभी टैक्सेशन की बात तो नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, जितना एक्सपेंस हमने बुक किया हुआ है उस एक्सपेंस को रिवर्स कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमने कितना एक्सपेंस बुक किया हुआ है इस पे, पहले हम डेफर्ड टैक्सेशन की बात कर ले, जो हमें वर्किंग की है सारी, ये हमें हमें डेफर्ड टैक्सेशन की बात करें, फिर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, कितना एक्सपेंस हमने रिवर्स करना है अभी। तो हमने कहा कि हमें जो है वो टैक्सेशन हो जाएगा, ये जो हमें टैक्सेशन होगा। अब ये जो 90.98% में निकाला है, ये क्या है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो हमें ये देखा कि ये हमने हमारा एक एक्सपेंस हुआ जो हमें अलाउ नहीं हुआ, वो फ्यूचर में अलाउ होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हमने कहा ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक हो गया जी। तो जब ये डेफर्ड टैक्स एसेट है तो एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट और पी&एल क्रेडिट। तो पी&एल में क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमने एक्सपेंस कितना बुक किया है। हमने अभी इस साल एक्सपेंस कितना बुक कर लिया है। तो एक्सपेंस आप देखें, अगर आप तो IFRS 2 को ध्यान में लेके हैं, तो IFRS 2 हमें ये कहता है कि ये इक्विटी सेटल्ड है। इक्विटी सेटल्ड में क्या होता है, इक्विटी सेटल्ड में जिस डेट को आप ग्रांट डेट को आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, हमारी ग्रांट डेट क्या है, हमारी ग्रांट डेट यहाँ पे ये है, इस डेट पे जो फेयर वैल्यू है वो ये है। आप इसी फेयर वैल्यू पे एक्सपेंस बुक करेंगे, इसके बाद फेयर वैल्यू जितनी मर्जी चेंज होती रहे, उससे हमारा कोई कसरोकार नहीं है, कोई लिंक नहीं है। इक्विटी सेटल्ड में हमें ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू से ही हमारा ताल्लुक है, वही फेयर वैल्यू जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वही एक्सपेंस हमारा पूरे वेस्टिंग पीरियड में रहेगा। उसके बाद फेयर वैल्यू जब मर्जी चेंज हो, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फिगर है इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपेंस बनाने में। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फेयर वैल्यू लेके आएंगे 180 लेके आएंगे, हम कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एक्सपेंस बुक होगा वो क्या बुक होगा, कि कितनी हमारी फेयर वैल्यू है। ठीक है जी। उसमें से हमने कहा कि कितने बंदों को मिलेगा, कितने शेयर्स मिलेंगे और कितने साल के लिए मिलेंगे। तो ये जो हमारा खर्चा आएगा 4.5 मिलियन, ये खर्चा जो है हम एक साल में बुक करेंगे और ये इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी में ऐड बैक कर देंगे। तो ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो जो एक्सपेंस मैं बुक करूंगा, मैं उस फेयर वैल्यू पे बुक करूंगा जो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे दी होगी। और जो टैक्स वाला मुझे एडवांटेज देगा, वो टैक्स वाला एडवांटेज मुझे कब देगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पे देगा। तो जब डेफर्ड टैक्सेशन मैंने की तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू पे जाके की, और जब मैंने अपनी एक्सपेंस बनाया तो वो मैंने किससे बनाया, वो मैंने बनाया अपनी फेयर वैल्यू पे। मैं जरा करके देखूं, इतनी आता है 4.5 मिलियन। ठीक हो क्या जी। तो ये हमारा जो एडजस्टमेंट थी, ये अभी हमने एडजस्टमेंट देख ली कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हमने दोनों ट्रीटमेंट जो है इसके कर लिए, दोनों साइडों पे क्या किया जाएगा। अब आगे चलते हैं जनाब। आगे हमसे बात कर रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ, ईयर इशूड 1.5 मिलियन 10% कन्वर्टेड बॉन्ड, वो ने TFC इशू कर दिए 1.5 मिलियन के, जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, और उसकी प्राइस कितनी है, उसकी 100 ईच है। इंटरेस्ट पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर, वेयर एज द प्रिंसिपल इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2020। ठीक है जी। इंटरेस्ट जो है वो पेबल है, एनुअली है, और प्रिंसिपल जब कब पे होगा, वो 2020 में पे हो जाएगा। 2 TFCs are converted into one ordinary shares at any time prior to maturity. On the date of issue, the prevailing interest rate of similar debt जो है वो 12% है। आपने क्या कहा, आपने कहा 10% पे करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो है वो 12% है। इसको आप जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, इसको आप IRR भी कह सकते हैं।
The tax authority do not allow any deductions of imputed discount to the liability component of the converter TFC. अब जनाब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि आपने इंटरेस्ट देखना है इसका, इंटरेस्ट आप कितना है और कितना होना चाहिए। तो कितना है वो तो सिंपल नजर आ रहा है मुझे, मैंने इंटरेस्ट कितना दिया है, मैंने कहा कि मेरा कितने कितने का मेरा शेयर्स है, मेरे ये है 1.5 मिलियन है, ठीक है ना जी। जो 1.5 मिलियन जो है मैंने इशूड किया है, एक की प्राइस क्या है 100, ये दी हुई इसने, ईच 100 का है, और उस पर इंटरेस्ट कितना मेरा 10% है, तो ये आपका आ जाएगा 15 मिलियन। तो ये वो इंटरेस्ट है जो मुझे देना है, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो 12% है। तो जो वो कहता है आपने एक्सपेंस किया है उसको रिवर्स कर लो, ठीक है, इसको आप निकाल दें, ये आपने एक्सपेंस लिया होता है इसको आप वापस कर दें, और जो आपने आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है उसको आप एड बैक कर ले इसमें, ठीक है जी। तो वो इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल है कितना वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले इसको, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। हम ये कैसे निकलेगा आपका, आप देखें जी, आपका ईयर्स कितने हैं, आपके 1 से 4 हैं और चौथे साल में वो क्लियर हो जाएगा। कैश फ्लो आपकी क्या है, कैश फ्लो आपकी है, आपने इंटरेस्ट देना है 4 साल तक, और एट द एंड ऑफ द डे जो है आपको 150 मिलियन आपको पे करना है। डिस्काउंट फैक्टर जो आप लेंगे वो आप लेंगे 12% का, 12% भी आप लेंगे तो ये आ जाएगा 3.074, और ये आपका आ जाएगा 0.6355। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जाएगी 45.56 एंड 95.33, टोटल आपकी आ जाएगी 140.89। इस पे इंटरेस्ट कितना आपका 12%, तो 12% आप इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 16.91। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। उस प्रेजेंट वैल्यू पे आप क्या करेंगे, जब एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे तो आप क्या करें, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनेगा, आप इस पे ये इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वो माइनस आप क्या करेंगे, आप इसको 149.89 से शुरू करेंगे, उस पे ऐड क्या करेंगे हर साल 16.91, और पे क्या करेंगे आप 15 मिलियन, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको आप जो है ओपनिंग बनाएंगे और इस तरह एक स्केड्यूल बना लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपने पे करना है, और ये आप अपने एक्सपेंस P&L में बुक करना है, ठीक है जी। ये इसका इसका फ्लो होता है। अब इसका इफेक्ट आपने क्या करना है, आप अपने क्वेश्चन में आए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जो 15 मिलियन है ये आप इसमें माइनस कर देंगे, उसकी जगह आप क्या ऐड करेंगे, अपने प्रॉफिट में क्या ऐड कर लेंगे, 16.91 आप ऐड कर लेंगे और 15 को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब आप आते हैं इसका इफेक्ट लेने की, इसका डेफर्ड टैक्सेशन पे क्या इफेक्ट होगा। अब डेफर्ड टैक्सेशन में इसका इफेक्ट आप देखें अगर, तो आप डेफर्ड टैक्सेशन में देखें आप कितना, आपका इंटरेस्ट कितना है 16.91, और आपको कितना चार्ज किया 15 चार्ज किया, तो इसका डिफरेंस कितना है आपका 1.91 डिफरेंस आया। टैक्स रेट आपका क्या है 30% इज इक्वल टू 0.57, ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना फर्क पड़ा आपका, जितना फर्क आपको इंटरेस्ट का पड़ा है उसका फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलना है कि आपको आपने देना है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये आपका एक्सपेंस है, आपको अलाउ करेगा वो, अभी उसने आपको डिसअलाउ कर दिया, बाद में अलाउ कर देगा, अभी आपको बेनिफिट मिला, फ्यूचर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा। तो ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है इसकी एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। तो P&L में आप क्या करेंगे, आप P&L में इसको क्रेडिट कर देंगे। डेफर्ड टैक्सेशन में क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट, तो P&L में क्या होगा, ये आपका आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसमें बात करते हैं हम कि आपकी आपकी वैल्यू चेंज हुई, आपकी वैल्यू चेंज क्या हुई, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 140.89, ठीक है जी। और आपने कहा आपके पास कैश कितना है, आपके पास 150 मिलियन।
इसका डिफरेंस कितना है, इसका आप अगर डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस आपका आएगा 9.11। ठीक है जी, ये जो 9.11 है इस पे आप टैक्स लगाएं कितने परसेंट, 30%। तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 2.733। अब ये क्या है, अब ये मैं कह दिया पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, आपकी वैल्यू इनहांस करेगी, इनकम है ना आपकी, आपको पैसे आया है। तो आपको ये आपने क्या किया, आपने 140 प्रेजेंट वैल्यू शुरू किया और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इवन जब जो है 4 साल बाद ये 150 बन जाएगी, तो इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी तो एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस डेबिट। तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेबिट कर देंगे आप पी&एल को 2.733। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि सर ये जो चेंज है, ये चेंज जो है ये पी&एल चेंज नहीं है, ये चेंज क्या है, ये इक्विटी चेंज है। ठीक है, तो आप पी&एल को डेबिट नहीं करेंगे, आप किसको डेबिट करेंगे, आप इक्विटी को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख लें, इस एडजस्टमेंट में क्या होगा, आपके पास डेबिट आएगा 2.73 डेबिट थ्रू इक्विटी। टू पॉइंट सेवन थ्री है, ठीक है जी। तो ये आपकी एडजस्टमेंट जो है, ये हमारी एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई। और हमारी आखिरी एडजस्टमेंट आ गई जी। आखिरी एडजस्टमेंट हमारी क्या है, कहता है नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी अराउज ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये है, और आपकी जो लॉसेस है उसकी ये है, टोटल आपकी ये दी हुई है। ये क्या चीज है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका ये चीज है, ये तो सीधा आपका बाहर चला जाएगा पी&एल में, इसका तो कोई झंझट नहीं है। ये तो पी&एल, ये आपका आपको बेनिफिट है, ये क्या है आपका, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी, लायबिलिटी कम हो रही है, तो उधर आप जाके पी&एल में इसका इफेक्ट डाल देंगे, सीधा इसको आप बाहर ले जाएंगे। प्रॉब्लम का आएगी, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आएगी पीपी में। अब इसकी वर्किंग में करने की पीपी का क्या इफेक्ट जाएगा। ठीक है जी, तो लॉस तो हमने उठा के सीधा बाहर ले गए, लेकिन पीपी में क्या इफेक्ट जाएगा वो हम देखते हैं कि इसका पीपी में इफेक्ट कैसे आएगा। अब पीपी में देखें इसके अंदर में क्या क्या चीजें दी हुई है, पीपी से रेलिवेंट अगर मैं चीजें हाईलाइट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पीपी के अंदर जो चीजें मुझे दी हुई है, एक तो मुझे ये दिया हुआ है कि पीपी की वैल्यू कितनी है, 95 मिलियन है। फिर ऊपर मैंने देखा था कि मुझे डेप्रिसिएशन दी हुई थी कि इस पे डेप्रिसिएशन कितनी है, एक ये एडजस्टमेंट दी हुई थी, और एक और एडजस्टमेंट मुझे दी हुई थी कि उसने कहा था ये 60 मिलियन से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तीन चीजें मुझे मालूम है पीपी से रेफरेंस से। तो इन तीनों चीजों का अगर मैं जमा करूं अब अगर मैं पीपी की बात करूं आपसे, ठीक है जी, तो पीपी के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे इसने दिया हुआ ओपनिंग फिगर दी हुई है, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 95 मिलियन दिया हुआ है। फिर उसने कहा कि इस पर जो है वो रिवैल्यूएशन किया आपने, कितना किया रिवैल्यूएशन, 60 से रिवैल्यूएशन किया, उसको एडिशन किया आपने और उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितने, 20। तो नेट पीपी आपका कितना निकल आया, 135। ठीक है जी, अब 135 पे अगर टैक्स रेट लगाए, टैक्स रेट कितना है आपका, 30% है। ठीक है जी, तो 30% टैक्स रेट लगाए तो आपका क्या आता है, ये क्या आएगा आपका, डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा डिफरेंशियल चार्ज करेंगे तो। कितना आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए 40.5। ठीक है जी, अब उसने आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दी हुई है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको कितनी दी हुई है, वापस आप क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको कितनी दी हुई है, 33.35 दी हुई है। और हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ एडिशन की है 18 की। ठीक है ना, ये ऊपर हमने किया था वर्किंग, ये रही, ये रहा, हमने यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाली हुई है, ये देखिए 18।
राइट। तो वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ दोनों को ऐड कर ले आप, 33 30 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51.25। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 51.25। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है आपका 10.75। ये क्या है? हाँ जी सर, ये क्या है? ये देखे कि आपका जब एसेट होता है ना, और आपकी जो टैक्स बेस होता है, एक आपका होता है कैरिंग अमाउंट जो आपकी बुक पे आ रही है एसेट्स की, ये आपका पीपी है। आप सपोज करें पीपी मेरा 10,000 का है, तो मेरी बुक्स के अंदर 10,000 का आया, तो टैक्स वाले की बुक में टैक्स बेस क्या होगा इसका? वो भी 10,000 ही होगा ना। होगा क्या कि ये पहले साल में क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर देगा 5,000, बैलेंस 5,000 आ जाएगा। दूसरे साल में 5,000 डेप्रिसिएशन अलाउ कर देगा ये, और बैलेंस का जीरो हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप पहले साल में 2,500 चार्ज करोगे, 7,500 आ जाएगा। दूसरे साल में 2,500 चार्ज करोगे, 5,000 आ जाएगा। तो ये चलता जाएगा आपका, ये भी जाके आपका चौथे साल में भी जीरो हो जाएगा। तो एक टेम्परेरी डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, क्या ना? क्योंकि ना आपको डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा ना लायबिलिटी बनेगी, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें हमें बराबर नजर नहीं आ रहे, हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बराबर करने के लिए क्या पड़ेगा, हम कहेंगे कि ये जो चीज हमारी बैलेंस है, ये क्या है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक हो गया जी। तो एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू P&L क्रेडिट 10.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10.75 जो है आपका वो क्रेडिट है। ठीक है जी। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको? अब आप बात करें कि आपको यहाँ पे उसने लॉस दिया हुआ है, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, तो ये आप जो निकाल के जो है बाय लीजिए। ठीक हो गया जी। अब आप सारा जमा कर लें। अब इस जितने आपने P&L को डाली फिगर्स, इसमें से आप दो फिगर छोड़ दें, एक आपने OCI वाली फिगर छोड़ दें और एक आप इक्विटी वाली फिगर छोड़ दें। ये दो फिगर छोड़ दें आप, बाकी आप क्रेडिट और डेबिट को आप ऐड करें, बल्कि सारे आपके पहले भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है आपका। ठीक है जी, 9 मिलियन। उसके बाद आपका ये भी क्रेडिट है, उसके बाद 0.57 भी आपका क्रेडिट है, और आपका जो है उसके बाद ये आपके, ये भी आपका क्रेडिट है 10 मिलियन, और ये आपका डेबिट है। इसको आप जमा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.45। ये आप चार्ज करेंगे P&L को। इक्विटी को आप क्या चार्ज करेंगे, अगर यहाँ पे अब लिख दें, हमने क्या किया कि P&L को हम क्या चार्ज करेंगे 8.45, इक्विटी को आप क्या चार्ज करेंगे, इक्विटी को हम चार्ज करेंगे 2.73, और OCI को चार्ज करेंगे हम 18। तो ये आपका आई कैप की सोल्यूशन से मैच कर जाएगा। अब आप आ जाए आप टैक्स की तरफ। आपने कहा आपका प्रॉफिट आप पहले बना रहे हैं, आपने कहा प्रॉफिट में आप ये चीजें ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 72.41। इस पे आप टैक्स लगाएं एट द रेट ऑफ 30%, तो वो आपका बनेगा 21.72। ठीक हो गया जी। उसके बाद अपने आपका सेपरेट ब्लॉक आपका डिविडेंड आया था, डिविडेंड आपके पास था 44 इंटू 10%, 0.40, और आपका टोटल आ जाएगा 22.12। आपका करंट टैक्सेशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, नसीम भाई समझ आ रही है आपको? कोई मसला होगा तो साथ साथ ही डिस्कस कर लेना यार। अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है जून 2019 में।
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपकी आपकी जो किट है उसके अंदर के उसके उसके लास्ट क्वेश्चंस यही हैं तकरीबन, उसने कट पेस्ट कर दिया था आई कैप ने। तो हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे अब जून 19 का क्वेश्चन नंबर 4। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफएस प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज for the inclusion in the financial statement for the year ended 31 December 2018. Redraft the extract of comprehensive income incorporating in the text। वो कहता है कि आपने जो रीड्राफ्ट करते हैं उसको जो आपका ये दिया हुआ है, ये जो पोर्शन दिया हुआ सारा, इसको रीड्राफ्ट करना है आपने प्रॉफिट लॉस को, और आप इसका बताते हैं कि इसके अंदर जो है वो करंट टैक्सेशन कितना है और डेफर्ड टैक्सेशन कितना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे जो है साइड पे जो है हम लिखेंगे करंट टैक्सेशन, करंट टैक्सेशन, यहाँ पे हम लेंगे इसका डेफर टैक्स एसेट, या इसका आ जाएगा डेफर टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है जी। इसको भी हम इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 बिफोर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब टैक्स का इफेक्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट कितना है आपका करंट टैक्सेशन के लिए, जब प्रॉफिट आप बाहर निकालेंगे वो आप इसको बाय लें 455 जो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसके बाद उसने उसकी ओसीआई दिया हुआ है, ये इसका ओसीआई है और ये उसका टोटल है। इसको आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, और ये आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इंफॉर्मेशन क्या है जी हमारे पास। कहता है जनाब पहली इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, वो कहता है द मोमेंट ऑफ पीपी एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशंस ऑन 2018 इज एज फ्लोज। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसके जब टैक्स रेट चेक कर ले, इसके टैक्स रेट क्या चल रहे हैं। वो कहता है टैक्स रेट जो इसके चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, 2018 का जो टैक्स रेट है वो 27% है, और 2017 का जो ओपनिंग था वो आपका 28% है। लेकिन 2000 आप समझ 17 का जो है वो 2018 का ओपनिंग हो गया ना, तो 2017 का रेट जो है वो 28% है, और 2018 का रेट जो है वो 27% है। तो ओपनिंग जब आप बात करेंगे तो उस पर हम लगाएंगे 28%, और जो करंट होगा उस पर हम लगाएंगे 27%। ठीक है जी। तो यहाँ बात करते हैं ओपनिंग की, तो ओपनिंग जो है उसका उस पर रेट क्या है हमारा 28% है। ठीक हो गया जी। तो हम क्या बात करेंगे, हम कहेंगे कि आपका इसका डिफरेंस लेवल है, इसका डिफरेंस कितना है, इसको तो छोड़ दें अभी। तो इसका डिफरेंस कितना आपका आएगा 1030। आपकी रिवैल्यूएशन आपकी रिटर्न और टैक्स बेस कितना है आपका 1470 है, जबकि आपकी कैरिंग बुक वैल्यू क्या है 2500 है। तो इसके आपकी कैरिंग बुक वैल्यू जो है वो 1030 से ज्यादा हो गई है, और ये ओपनिंग है, तो इस पर टैक्स रेट क्या होगा, इस पर टैक्स रेट होगा 28%। तो आप 28% निकालेंगे इसका, तो वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 288.4। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मुझे देखना है। तो अब ये देखें कि आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और आपका टैक्स बेस कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी एक मकाम पे ही दोनों बराबर थे, तो आपको टैक्स वाला बेनिफिट दे चुका है, और फ्यूचर में आपको बेनिफिट आपको नहीं मिलना। तो जब फ्यूचर में नहीं मिलना तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। तो मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया 288.4। आगे जाएं तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, इसको काट दें, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद आप आगे जाएं, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका आया, उसमें उसने कहा 240 आया, 240 आया, 240 जो है इस पे रेट लगाएं, कितना रेट लगेगा इस पे लगेगा एट द रेट ऑफ 27%, ये करंट ईयर का है। तो ये आपका कितनी वैल्यू बन जाएगी 240 का 64.8।
ये क्या है जी आपका, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये भी साथ साथ लिख लें आप। तो ये 27% क्या है, आपको आपकी वैल्यू बढ़ गई है, फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या है, फिर टैक्स फ्यूचर, ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गई। ठीक हो गया जी, ओपनिंग भी हो गया, एडिशन भी हो गया। अब आप इसके जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को क्या करें आप वापस ले जाएं। आप कहें जी 475 जो आपकी किताबी डेप्रिसिएशन है उसको ऐड कर दें, और जो आपके टैक्स वाली डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दें। ठीक है जी। इसी तरह डिस्पोजल जो आपने किया है, जो डिस्पोजल आपका बुक वाला है उसको आप ऐड कर दें, और जो आपको टैक्स वाले ने दिया है वो आप माइनस कर दें, उल्टा कर दें काम, अपने प्रॉफिट के अंदर आप इसको ऐड बैक कर लें। ठीक है जी, इसमें सिंपल चीजें, समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब आप देखें एंड पे क्या हुआ। एंड पे आपने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस में आपने माइनस किया 26 36 में से माइनस किया, आपका आ गया 985 आ गया। इस पे टैक्स रेट कितना है, क्लोजिंग हमारा करंट ईयर है तो 27% आएगा, तो 27% जो मैं लूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 265.95। अब ये क्या है जी, डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। हाँ जी, तो ये आपका बेनिफिट, आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है उस पे आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है कि आप देने वाले हैं, ये आप देखें कि आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है। तो यहाँ देखें, ओपनिंग का, ओपनिंग में जो था और क्लोजिंग में जो था उसका रिवर्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आपने कहा कि आप जो इफेक्ट लेते आ रहे हैं ऊपर, आपने क्या करना है, आपने इसका बेनिफिट लेना है। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी थी, यहाँ पे आपका बेनिफिट है, आपका एसेट कम हो गया है। वो भी अभी मैं पीछे बात करके आया ना कि आपके एंड इफेक्ट दोनों जीरो होते हैं। तो आपने क्या किया था, आपका पिछली क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमने की थी, तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि ये देखें, पिछले पिछले मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि आपने क्या कहा कि आपकी लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी इतनी आ रही थी, क्लोजिंग एसेट इतना आ रहा था, तो हमने कहा था ये बराबर होनी चाहिए। तो पीएनएल पे क्या इफेक्ट आया इसका, आपने उसको बराबर करने के लिए आपने डेफिनेट टैक्स एसेट को इंक्रीज किया। ठीक है जी, तो वो सेम इफेक्ट जो है अब यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको आपको इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे आपको डेफिनेट टैक्स एसेट चाहिए अब, ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, अब ये तीन चीजें आपके पास आ गई, इन तीनों चीजों का अगर आप ऐड करें, ठीक है जी, तो ये तीन चीजें जो है अगर मैं इसका इफेक्ट डालूं तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 87.25। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा है, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आपका 87.25 क्या है, आपका क्रेडिट आ गया, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और आपका एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे एसेट बनाना है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी आ रही है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो लायबिलिटी ज्यादा होने के लिए आपको क्या करना है, आपको एसेट बनाना पड़ेगा। एसेट बनाने के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, एसेट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, यहाँ पे पीएनएल आपका क्रेडिट आ जाएगा डेफर्ड टैक्सेशन के अंदर। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको, आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, या फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज समझूंगा आपको समझ आ रहा है। ये साथ साथ आप बैठे हुए हैं तो इसका फायदा ये होना चाहिए कि आपको पता चलेगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसके दोनों इफेक्ट मैंने ले लिए। ये जो आपका पीपी था, पीपी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट वही था आपका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने ये देखना है कि आप पे एट द एंड ऑफ द डे आपका एसेट कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना है, और डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है, वो इक्वल होना चाहिए। उसको इक्वल करने के लिए उसका इफेक्ट जो है वो पीएनएल पे डालेंगे, तो वो इक्वल नहीं था, उसमें डिफरेंस आ रहा था, 87.25 का डिफरेंस आ रहा था, जो मेरी लायबिलिटी ज्यादा आ रही थी। तो लायबिलिटी कुछ ज्यादा थी, उसको कम करने के लिए मुझे एसेट चाहिए,
तो मैंने एंट्री क्या पास की यहाँ पे, मैंने एंट्री पास की डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट किया, टू P&L को क्रेडिट कर दिया, तो वो एंट्री जाके यहाँ पे क्रेडिट होगी। ठीक हो गया। और ये इफेक्ट तो आपको पता ही है, आपने कैसे इसको एड बैक किया। ठीक है जी, चल अब चलते हैं जी अगली एडजस्टमेंट पे। अगली एडजस्टमेंट हमारी क्या है जी, कहता है AAL acquired 5% equity in Turkish Limited for 152,000 on 1st April 2018. The investment was irrevocably classified at fair value through other comprehensive income as part of the gain investment. तो वो कहता है कि आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है 152 मिलियन की 1 अप्रैल को, और उसका जो आपने इसको किस पे रखा है, उसको फेयर वैल्यू पे लिया है। ठीक है जी। वो कहता है जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, वो उसका डिफरेंस जाएगा आपका OCI में। तो अगर आप इसकी OCI देखें ऊपर, तो OCI के अंदर वो बता रहा है आपको द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको जिसने दी हुई है, ये दी हुई है, जो चेंज आया फेयर वैल्यू के अंदर, वो उसने उसको एज ए इनकम जो है वो OCI में रखा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि फ्यूचर में इसका कुछ इफेक्ट होने वाला है। हमने कहा कि इसने क्या किया, इसने 23 का जो है इसका फेयर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। जब फेयर वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी तो उस पर टैक्स भी लगेगा फ्यूचर में कभी जाके 27%, तो वो कितना आ जाएगा आपका 6.21। अब ये क्या है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी बढ़ी आपकी, तो फ्यूचर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आप क्या कहेंगे, आपकी ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और किधर है ये आपकी, ये OCI में है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और P&L को डेबिट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा डेबिट, लेकिन थ्रू OCI। ठीक है जी। P&L में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये OCI की फिगर है, करंट एक्सेस में इफेक्ट नहीं आएगा। आगे चलते जी। थर्ड एडजस्टमेंट्स, कहता है मूवमेंट इन नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये बात कर रहा है आपसे IAS 19 की। 19 के अंदर आपकी ऑब्लिगेशन आती है, उसमें क्या हो रहा है, वो कहता है ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई आपको, ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है, चार्ज टू P&L कितना है, चार्ज टू अदर OCI को कितना चार्ज किया आपने, कंट्रीब्यूशन आप अपने फंड पे कितना कंट्रीब्यूशन किया, और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। कहता है दैट अंडर द टैक्स लॉ कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। तो कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स जो है, ये वाला जो बात कर रहा है इसकी, वो आपका एज ए टैक्स एक्सपेंस जो है वो अलाउड है। ठीक है जी। अब आप बस जो चीज अलाउड नहीं है, वो अलाउड जो नहीं है उसको आप एड बैक कर लो। जो आपने पीरियड को चार्ज किया वो तो अलाउड ही नहीं है, तो उसको आप एड बैक कर लें, 145 को एड बैक कर लें। ठीक हो गया जी। और जो अलाउड है उसको आप माइनस कर दें, तो जो माइनस हुआ होता है उसको ऐड कर दिया, और जो माइनस नहीं हुआ होता उसको हमने माइनस कर दिया। ये तो P&L की बात होगी। अब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या होगा। वो ये कह रहा है जनाब, आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, तो ओपनिंग बैलेंस किस रेट पे आएगा आपका, एट द रेट ऑफ 28% पे टैक्स आएगा आपका। तो वो 28% टैक्स इसका आप निकालेंगे तो वो बनेगा आपका 120.4। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है आपका, आपकी लाइबिलिटी है ना। ठीक है ना, लाइबिलिटी में डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा आपका। अब आपने कितना चार्ज किया P&L को अभी हम छोड़ देते हैं। ये जो फिगर है ना आपकी, ये आप याद रखें, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। 40% पे कितना आएगा, 27%। इसका 27% कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 10.80, 10.80। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो बात करेगा आपसे क्लोजिंग की, क्लोजिंग कितना आपका एट द रेट ऑफ 27%। तो ये आपका बन जाएगा 25%, 95.85।
ये आपका क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, लायबिलिटी आपकी क्लोजिंग। ठीक है जी, और ये क्या है, ये भी आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक है जी, तो इसके बैलेंस की फिगर क्या बनेगी, ये जो बैलेंस की फिगर बनेगी इसकी, ये आपकी बनेगी 35.35। ठीक है जी, तो इन तीनों को आप जमा करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो ये आपने बैलेंस की फिगर ली आपने। तो ये बैलेंस की फिगर जो है आपकी 35.35, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने ट्रीटमेंट किया आपका IAS 19 में, कि आपने जो आपकी लाइब्रेरी चल रही थी उस लाइब्रेरीज में आपने आपने कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, तो आपकी क्या चीजें बाहर गई, पीएनएल में क्या गया आपका, और आपका डेफर्ड टैक्सेशन में क्या गया। ठीक है जी, चलेंगे आगे। ऑन 1 जनवरी को क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 2018 AL ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस ऑफ वन ऑफ इज एग्जेक्टिव कंडीशंस, या फिर दोबारा SPR IFRS 2 आ गया, एग्जेक्टिव रिमेनिंग इन AL एम्प्लॉयमेंट अंटिल 31 द फेयर वैल्यू ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दी हुई है। उसने कहा जब फेयर वैल्यू थी, आज ये ग्रांट डेट है, ये ग्रांट डेट है इसकी। ठीक है जी, ग्रांट डेट पे उसने फेयर वैल्यू दी हुई है आपको, इससे हमारा सरोकार है, इससे हमारा एक्सप्रेस बनेगा। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी एट द एंड ऑफ द डे, जब ये स्कीम खत्म होगी, जब ये साल खत्म होगा, तो उसने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकाल के दी हुई है। तो इस पे जो है वो टैक्स वाला का बात करेगा, वो कहता है इस पर टैक्स ला इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ऑफ द शेयर ऑप्शन ऑफ एक्साइज डेट इज एडमिसिबल, तो ये आपका एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस जो है एडमिसिबल है आपका। तो कितना एक्सपेंस आपने किया होगा, आपने कहा होगा आपने 60 है, 60 आपकी टोटल कॉस्ट है, ये पर शेयर कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है रुपीज इन मिलियन। तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है उसको आप क्या करेंगे, ये आपका 3 साल की स्कीम है, तो इसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 जो है आपने एक्सपेंस चार्ज किया होगा उसको आप एड बैक कर लें। ठीक है जी, तो जो जितना आपने एक्सपेंस किया होगा उसको आप एड बैक कर लेंगे, आप कहेंगे इसको आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी, कोई एक्सपेंस आपको टैक्स वाला अलाउ नहीं करेगा अभी, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे 3 साल के बाद अलाउ करेगा, तो कोई एक्सपेंस जो इसमें से हम माइनस नहीं करेंगे अभी, जितना किया हुआ है उसको हम एड बैक कर लेंगे अपने अपना टैक्स निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डेफर्ड टैक्सेशन की। डेफर्ड टैक्सेशन की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले इसमें क्या होगा, हमने कहा इसकी जो वैल्यू है वो इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है, 72 है, और हमने कितनी चार्ज की है, 60 चार्ज कर दी हुई है। इसको डिवाइड हमने कितने पे किया, 3 पे डिवाइड किया, 3 साल की कॉस्ट है ये, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 × 27%, तो ये 27% इसका कितना आएगा 1.08। आपका खर्चा जो अलाउड था वो 472 था, आपने कितना बुक किया, 60 बुक किया, तो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा कि आप टैक्स देंगे, टैक्स एडवांटेज मिलेगा, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और आपका P&L क्रेडिट, तो ये आपका क्रेडिट फिगर हो जाएगी। लेकिन ये क्रेडिट किसको चार्ज होगा, ये इक्विटी को चार्ज होगा, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड चल रहा है, इक्विटी बेस्ड शेयर पेमेंट है। तो ये जो क्रेडिट है आप किसको चार्ज करेंगे, बजाय P&L को चार्ज करने के आप इसको इक्विटी को चार्ज करेंगे। आप एंट्री क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब आप बात करें कि जो आपने 60 का एक्सपेंस चार्ज किया है, इसको आपने 3 पे डिवाइड किया, 20 आ गया, इस पे आपने टैक्स कितना लगाना है, 27%, वो हो जाएगा आपका 5.4 मिलियन। ये क्या चीज है आपकी, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक है ना जी, टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट आपका ये था ना 72, इस 72 के हमने 2 पोर्शन किए, एक पोर्शन आपने यहाँ पे चार्ज किया और एक पोर्शन आपने यहाँ पे चार्ज किया। ये 2 पोर्शन क्यों चार्ज किए है कि ये जो पोर्शन था ये आपने इक्विटी में चार्ज किया, लेकिन ये जो पोर्शन है ये आप P&L में चार्ज करेंगे। ठीक है जी,
ये आपका क्रेडिट किस में होगा, P&L में क्रेडिट हो जाएगा। कि जो एक्सपेंस आप कर चुके हैं वो पार्ट ऑफ P&L है, जो अभी नहीं हुआ है एक्स्ट्रा है आपका, वो पार्ट ऑफ इक्विटी है। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने 72 के दो ब्रेकअप बनाए, एक हमने इक्विटी में चार्ज किया और एक हमने P&L में चार्ज किया। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट कहता है लायबिलिटीज ऑफ एएल और 31 दिसंबर 2018 इंक्लूड एन अमाउंट 35 मिलियन विच इज अनपेड सिंस 2015। तो ये 3 साल से ज्यादा अभी अनपेड पड़ी हुई है। एज पर टैक्स लॉज लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years आर एडेड इन इनकम। तो इनकम वो कहता है ऐड कर लो, तो आप इसको इनकम में ऐड कर लें। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी तो क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो कितना टैक्स लगेगा, 27%। वो कितना बनता है आपका 9.45। तो ये क्या है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है ये। तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ठीक है जी। अब वो बात करता है आपसे कि जनाब आप इनकम बन गई आपकी, इस सब को जमा कर लें आप। ये जो आपकी फिगर्स आ रही थी ऊपर सारी 455 से लेके चले हम, ये भी आ गया सारा, इसमें 145 भी आ गया और 260 पे 20 35 पे आ गया, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 680। 680 में वो कहता है मिनिमम टैक्स जो है यहाँ पे वो कहता है द सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू व्हिच इज एडजस्टेड द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ एनी सब्सिक्वेंट 3 years रेवेन्यू फॉर 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 5300। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टैक्स निकालेंगे आप एट द रेट ऑफ 27%। तो वो आपका आ जाएगा 183.60 और आप इसका 1% निकालेंगे ऑफ 5300, तो वो आपका बनेगा 53। तो विच एवर इज हायर, तो जो आपका हायर है वो आपका टैक्स जो है वो पेबल बार चला जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है आपके जो है अनरियलाइज एडजस्टेड मिनिमम जो है वो आपका लॉसेस जो है वो पड़े में आपके पास, वो आप एडजस्ट कर लें, तो आपको बाकी जो आपका प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका टैक्स है वो बनेगा। ठीक है जी। तो आपका अनरियलाइज टैक्स कितना ये क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिनिमम टैक्स जो है वो 80 है, तो वो आप माइनस कर दें मिनिमम टैक्स से जिसको आपको एडवांटेज मिलना है, तो बाकी जो है आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। ये आपका करंट टैक्स ऐसा आएगा। ठीक है जी। अब आप आ जाइए सिर्फ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट, ये 55 मिलियन है, 55 मिलियन आपका टैक्स लॉस पड़ा हुआ है, वो आप इधर इसमें ऐड कर लें। इस सबको आप ऐड करें, इसमें आप इक्विटी वाला पोर्शन छोड़ दें, ओसीआई वाला पोर्शन छोड़ दें, ओसीआई वाला छोड़ दें और इक्विटी वाला छोड़ दें, बाकियों को आप ऐड बैक कर लें। मैं चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। 87 आ गया, 35.5 आ गया, 4.4 आ गया, 5.4 आ गया और 9.45 आ गया, 55 आ गया, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 11.75 थ्रू P&L। ठीक हो गया जी। अब इसके सेकंड बात कर लेते हैं, वो कहता है जरा इसका इस स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट कर दें। इसको रीड्राफ्ट कर दें थोड़ा सा, ये सिंपल सा है। आप देखें जी आपका कितना है, आपका आपका P&L कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी बनेगी इसकी, अगर मैं इसको यहीं पे कर दूं चले। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है इसकी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, 455 है। ठीक है जी। 455 आपने टैक्स कितना लगाया, 95.60। ठीक है जी। ये जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है पे, ये नीचे ये रहा ये रहा। और डेफर टैक्सेशन कितनी निकाली आपने इस पे, 11.75। ये दोनों का इफेक्ट यहाँ पे डालते हैं आप, ये माइनस कर दें आप, इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इसको ऐड कर लें। ठीक है जी। तो ये आपका दोनों का जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 371.15। इसमें OCI ऐड कर लें, अदर कॉन्सेप्ट OCI। OCI आपका कितना है, OCI इन तीनों को जमा करें आप, इन तीनों को जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 233। ठीक है जी। इस पर टैक्स कितना आएगा, इस पर टैक्स आएगा आपका एट द रेट ऑफ 27%। ठीक है जी। 27% इसका कितना आएगा, 27% इसका आएगा 60.21। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी 0.94। ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
तो इसमें आपका ये पोर्शन आ गया कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, ये पोर्शन आपका आ गया ओसीआई का, और ये आपका टोटल आ जाएगा। तो ये आपकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा बी रिक्वायरमेंट का। ठीक है जी। तो ये आपके सर हमने जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन थे वो हमने आज कोशिश की है इसको सॉल्व करें। आप खुद देखिएगा, ये लेक्चर जो है इंशाल्लाह सुबह मैं किसी टाइम इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी, तो आप साथ साथ इसको चेक करें। कोई मसला होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी कोई आपको बस क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ताकि हम उसको आंसर करें और फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं आज। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना फिर आप देख लीजिएगा खुद ही बैठ के क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई चीज़ डिस्कस करनी होगी तो आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको मीटिंग को वाइड अप करते हैं आज के लिए। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है आपके पास, अभी आप खुद देखेंगे इसको, तो आप खुद देखिएगा। ठीक है, साथ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे मेरे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। तो जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे अपलोड करूंगा मैं अभी, तो वो आप वहाँ से इसको दोबारा रिपीटेड उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।